वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डिफरेंट रेशोज़ के बारे में जो कि यूज़ होते हैं बीजेटीज़ के अंदर, और उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेशो है उसे कहा जाता है अल्फ़ा। ठीक है, व्हाट इज़ अल्फ़ा? ये हमारे पास रेशो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट और इनपुट का, आउटपुट और इनपुट करंट्स का, जिसमें हम डिवाइड करते हैं आउटपुट करंट को जो कि आईसी है उसको आईई के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं अल्फ़ा। और ये हमारे पास आउटपुट करंट गेन होती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अगर हम देखें तो आईई की वैल्यू हमेशा थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है आईसी के अंदर, आईसी से, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा रेंज करती है 0.9 से 0.998 तक, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होती है 1 के, बहुत नियर होती है 1 के। ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपस में बराबर हैं, बट फिर भी हमें लेना पड़ता है 0.9 से 0.998 तक, इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको, डिफरेंट वैल्यूज़ को लेना पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ है। इसी तरह अगर आप अल्फ़ा को फाइंड करना चाहते हैं एसी मोड के अंदर, ये हम डीसी मोड के बारे में बात करें, अगर आप एसी मोड में फाइंड करना चाहते हैं तो ये होता है डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई के बराबर। डेल किस चीज़ को कहते हैं? डेल आपके पास होता है डिफरेंस दो वैल्यूज़ के दरमियान। ठीक है, जिस वैल्यू पे IC1 और IC2, सिमिलरली IC1 माइनस IC2 डिवाइडेड बाय IE1 माइनस IE2, ये इसके रेशो के बराबर होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा एसी कहते हैं। तो इस रेशो को बताना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे हम अल्फ़ा के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन आएगा जो भी जिसमें आपको IC या ई को फाइंड करना होगा। आई बेसिकली इनपुट करंट होगी। तो अगर आप किसी भी आपके पास कोई भी इनपुट करंट गिवन है जो कि IE है और अल्फ़ा भी गिवन है, तो आप बहुत आसानी के साथ IC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसमें IC की वैल्यू होगी IC इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय IE। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से IC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक फार्मूला है जिससे आप किसी भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे है। इसी तरह आगे चलते हैं हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर किसी भी करंट को एम्पलीफाई किस तरह करता है, किस तरह हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें क्या किया गया है, आपको एक सर्किट दिया गया है, आपके पास एक PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इनपुट वैल्यू जो है जो कि किसी भी सेक्शन में आ रही है वो 200 मिली वोल्ट है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है, और सिमिलरली आउटपुट के ऊपर 5 किलो ओम आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है। आप इसमें कैसे डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? इनपुट वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो होगी IE, और वो बराबर है VI डिवाइडेड बाय RI के बारे में बराबर। तो इनपुट वोल्टेज है आपके पास 200 मिली वोल्ट, और इनपुट आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो ये है, तो V डिवाइडेड बाय R से आप बहुत आसानी के साथ ये इनपुट करंट फाइंड कर सकते हैं जो कि आपके पास IE के बराबर है। क्योंकि IB की वैल्यू बहुत कम होती है और IC की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती है IE के बराबर, तो यहाँ पे हम IC और IE की वैल्यू को बराबर ले लेते हैं, और ये है हमारे पास यहाँ पे ये लोड करंट जो कि इस लोड में से मूव हो रही है। तो ये लोड करंट हमारे पास बेसिकली IC के ही बराबर है। तो इस IC की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 10 मिली एम्पेयर है, ये आ गई। और यहाँ से हम इसके अक्रॉस जो VL जो हमारे पास आ रही है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस आपको VL फाइंड करना है। हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से 50 वोल्ट ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने देखा कि इनपुट पे हमारे पास ही 200 मिली वोल्ट और आउटपुट पे हमारे पास इतनी बढ़ के वोल्टेज आ गई कि वो 50 वोल्ट होगी। ठीक है जी, आउटपुट वोल्टेज है। अब हमारे पास कितना गेन आया? तो गेन हमेशा बराबर होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है जी, इनपुट थी आउटपुट से आपके पास 50 वोल्ट, इनपुट जब आपके पास 200 मिली वोल्ट आया तो इसने 250 टाइम्स ग्रेटर आपको आउटपुट दिया।
ठीक है, आप इस ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं कि इसने कितने हायर आपको, कितना ज़्यादा आपको गेन दिया। मतलब आपने 200 मिली वोल्ट दिया और इसने 50 वोल्ट बना के दे दिया, जो कि हमने खुद कैलकुलेट किया। यहाँ पे डिफरेंट एजम्पशंस लिया और कैलकुलेट करके देखा, और आखिर में हमने गेन भी देखा। गेन किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखें, गेन वोल्टेज गेन हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, तो वोल्टेज गेन बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो वो हमने देखा, तो ये बराबर है इसके। कहीं भी आपने गेन फाइंड करना हो तो ये याद रखें एक फॉर्मूला, गेन बराबर होता है, गेन हमेशा बराबर होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट गेन। ठीक है जी, अगर ये पावर गेन है तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, अगर ये करंट गेन है तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, अगर ये वोल्टेज गेन है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और इनके रेशो से हमारे पास कहीं से भी गेन आ जाता है। तो कहीं भी आपने गेन फाइंड करना हो तो ये एक फार्मूला है जो कि आपके पेपर में एग्जाम्स में आ सकता है, और इस तरह की एग्जाम्पल भी आ सकती हैं। तो आप इसी तरह तसल्ली से देख लीजिएगा, इसमें सारे एजम्पशंस हैं वो हम लोगों ने दिए हैं और आउटपुट वोल्टेज फाइंड की है। आगे चलते हैं। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है क्या नहीं होता, हमने सारे एजम्पशंस देखे, सारी चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे कहा जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि नाम बता रहा था कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो आपके पास बेस है वो कॉमन होती है। आप इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो इनपुट अप्लाई होती है एमिटर और बेस पे, और आउटपुट जो आप लेते हैं वो कलेक्टर और बेस पे लेते हैं। कॉमन एमिटर में इस तरह होता है कि आपके पास इनपुट अप्लाई होती है बेस पे और आउटपुट लेते हैं आप कलेक्टर के ऊपर। इन दोनों के दरमियान आपके पास एमिटर जो है वो एक कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक है जी, बेस को आप कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ, और सिमिलरली उसका वोल्टेज सोर्स का दूसरा टर्मिनल होता है, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। ये आपके पास एक एन ट्रांजिस्टर है, इसमें आप इनपुट देखें तो बेस करंट इनपुट है, वोल्टेज जो है VBB है आपके पास यहाँ पे जो बायसिंग वोल्टेज है, जो और VCC आपके पास बायसिंग वोल्टेज है जो कि कलेक्टर को बायस करेगा, जो आपको पावर देगा। बायसिंग किसे कहते हैं, जब हम DC वोल्टेजेस को कनेक्ट करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के साथ कि वो उसको पावर दे, तो इसे बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है। इनपुट टर्मिनल किसी भी ट्रांजिस्टर में हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट टर्मिनल किसी भी ट्रांजिस्टर में हमेशा रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे P को फॉरवर्ड बायस कर दिया, N को इसने N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, P को पॉजिटिव के साथ। तो ये जो हमारे पास ये जो सारा है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो गया। अगेन यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो अगेन VBE है, और VBE हमेशा किसके बराबर होगी, 0.7 के, अगर ये सिलिकॉन है। ठीक है जी, और ये हमेशा इनपुट टर्मिनल हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। ये आउटपुट टर्मिनल है, आप देख सकते हैं N है, N पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और E जो है वो हमारे पास N है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। आप देख सकते हैं कि इनपुट में भी आपके पास एमिटर है, आउटपुट में भी एमिटर है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनपुट बेस है, आउटपुट कलेक्टर है, तो इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अगेन हमारे पास जो NPN ट्रांजिस्टर को जो सिंबल है वो यहाँ पे है। ठीक है जी, सो ये एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम पढ़ेंगे, बहुत कॉमन यूज़ होती है। इसे आप एम्प्लीफिकेशन में देखेंगे कि एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है, और हम आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं। ठीक है, हमने देखा था कि ये इनपुट, ये जो कर्व है ये बेस कैरेक्टरिस्टिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। यहाँ पे आपके पास इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट है, जबकि यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज
वर्सेस आउटपुट करंट है एक खास वोल्टेजेस के लिए। यहाँ पे जो खास वोल्टेज है वो VCE है, जो डिफरेंट वैल्यूज उसको गए थे इस कर्व को चेक किया गया, जबकि यहाँ पे खास करंट जो है वो इनपुट करंट है और उसे IB कहते हैं। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रीजन्स हैं। पहला रीजन जो यहाँ पे करंट मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाती है उसे सैचुरेशन रीजन कहते हैं। जहाँ पे करंट आपके पास बिल्कुल ज़ीरो होती है इसे आप कट ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है जी। और सिमिलरली ये जो रीजन है इसे एक्टिव रीजन कहते हैं। ये सारा रीजन इसे एक्टिव रीजन कहते हैं। ये आपके पास हुआ सैचुरेशन रीजन, ये आपके पास हुआ कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये कट ऑफ रीजन। और तो ये रीजन जो बचे थे क्या कहते हैं, इसे एक्टिव रीजन कहते हैं। एक्टिव रीजन हमेशा एम्पलीफायर के लिए यूज होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए, जबकि आपके पास सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन ये दोनों स्विचिंग में यूज होते हैं, एज अ स्विच यूज होते हैं। जब आप ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करते हैं तो ये दो रीजन यूज होते हैं। कट ऑफ रीजन ऑफ के लिए यूज होता है, सैचुरेशन रीजन ऑन के लिए यूज होता है। तो हम इसे इन दोनों कर्व्स को डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन एमिटर के लिए जब इन कर्व को डिस्कस किया जाता है तो हमने देखा कि IC और VCE के दरमियान, क्योंकि IC आउटपुट है, VCE इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, IC आउटपुट करंट है, इनके दरमियान कर्व बट कांस्टेंट इनपुट करंट को रखा जाता है। तो चूंकि कॉमन एमिटर में इनपुट करंट IB है, यहाँ पे हम कांस्टेंट रख रहे हैं हर एक कर्व के लिए। इसमें हर एक कर्व सेपरेट कर रहे हैं, तो हर एक कर्व के लिए हम कांस्टेंट IB को रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे VBE जो है आपके पास इनपुट वोल्टेज है, जबकि इनपुट करंट IB है, IE नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉमन आपके पास एमिटर है तो इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCE के लिए। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें जो हमने पहले डिस्कस किया कि IE की वैल्यू चाहे जो कॉन्फ़िगरेशन हो, IE हमेशा बराबर होगा IC प्लस IB के लिए। IC की वैल्यू फाइंड करनी है आपने तो IC की वैल्यू कहीं पे भी आप अल्फा IE से फाइंड कर सकते हैं, हमने पिछली दफ़ा देखा। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फार्मूलाज को आप याद रखें। ठीक है, ओके। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसे कहा जाता है बीटा। ठीक है, अब बीटा क्या चीज़ है इंशाल्लाह इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आज हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस की। डिफरेंट ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि आपको जो करंट एम्पलीफाइड चाहिए होती है, पावर एम्पलीफाइड चाहिए होती है या वोल्टेज एम्पलीफाइड चाहिए होती है, उसी की बेसिस पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ली जाती हैं। आज हमने स्टार्ट किया BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, इसे बाईपोलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास करंट होल की वजह से भी फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करती है, तो इसे बाईपोलर कहा जाता है। जंक्शन इसमें दो होते हैं, इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर में हमने देखा कि हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, इमिटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होती है। इन तीनों का क्या काम होता है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हम गए इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह होती है कि इमिटर और कलेक्टर के दरमियान सैंडविच किया जाता है एक दूसरे टर्मिनल को, जिसे बेस कहा जाता है। बेस इनके दरमियान सैंडविच होता है, बहुत कम उसका साइज होता है, बट वो इस कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आप किसी भी कंडक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग बेस। ठीक है जी। इनपुट करंट आप अप्लाई करते हैं। इनपुट करंट कैसे अप्लाई करते हैं, बायसिंग के थ्रू। आप बायसिंग करते हैं इनपुट वोल्टेज के थ्रू। जो बायसिंग आपके पास होती है वो VBB होती है या VEE होती है, जबकि आउटपुट जो टर्मिनल होता है उसे आप हमेशा VCC से बायस करते हैं। इनपुट टर्मिनल हमेशा आपके पास फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट टर्मिनल आपके पास हमेशा रिवर्स बायस होता है, जिसकी वजह से आपके पास इनपुट करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे हम IE कहते हैं। और IE हमेशा बराबर होता है IB प्लस IC के। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की करेक्टरिस्टिक कर्व्स की। करेक्टरिस्टिक कर्व में अगर आप देखें तो आपके पास 3 रीजन्स होते हैं,
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपके पास 3 रीजन्स होते हैं। एक को कहते हैं एक्टिव रीजन, जो कि हमने देखा कि वहाँ पे हमें अचीव होता है जब करंट की ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और इसे हम एक्टिव रीजन को एम्प्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं। जब आप करंट वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं तो आपके पास आउटपुट करंट भी बढ़ रही होती है, और जब आउटपुट करंट बढ़ रही होती है तो एक ख़ास लेवल पे पहुंच जाती है जिसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। इनिशियली जब आपके पास इनपुट करंट नहीं आ रही होती तो आउटपुट करंट भी नहीं होती, तो इस रीजन को जहाँ पे इनपुट करंट भी जीरो होती है और आउटपुट भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, इसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं। फिर हमने डिफरेंट कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट कन्फिग्रेशन जो हमने पढ़ी वो हमने देखी कि कौन सी थी, वो थी कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। ठीक है, उसके सारे कन्फिग्रेशन हमने देखी, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की, अल्फ़ा के बारे में पढ़ा, रेशो के बारे में। फिर हमने देखा कि कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक हम आए कॉमन इमिटर तक। कॉमन इमिटर हमने आधा पढ़ लिया है, इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीक में और ज़्यादा डिस्कस कर। ठीक है जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन लेक्चर को ठीक तरह से देखिएगा। असाइनमेंट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपका एक छोटा सा क्विज भी होगा नेक्स्ट वीक में। तो काइंडली इन चीज़ों को ज़रा ठीक तरीके से देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।